नमस्कार। आज 14 अक्टूबर 2025 है और हम आज की कुछ अहम खबरों और जानकारियों की थोड़ी गहराई में जाएंगे। हमारे पास आज कई तरह के स्रोत हैं। मध्य पूर्व से एक बड़ी खबर है, फिर भारत की कुछ जरूरी डिप्लोमेटिक मुलाकातें हैं और हाँ, इकोनॉमी से जुड़ा नोबेल पुरस्कार, महंगाई के आंकड़े, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, खेल जगत की भी बात करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब में से जो काम की बातें हैं, जो जरूरी पहलू हैं, उन्हें निकालें, तस्वीर थोड़ी साफ हो। चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पिछले 2 साल से दुनिया का ध्यान खींचा हुआ है। मध्य पूर्व की बात करते हैं। 2 साल से भी ज्यादा के बाद गाजा में हमास की कैद से सभी जीवित इजरायली बंधक वापस आ गए हैं। 20 लोग। हाँ, ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। 2 साल का इंतजार खासकर उन परिवारों के लिए बहुत लंबा वक्त होता है। ये अमेरिका की मध्यस्थता से हुए एक सीज फायर समझौते के तहत हुआ है। जी, 20 लोगों का जिंदा लौटना यकीनन बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन ये भी खबर है कि 28 बंधकों के शव अभी भी गाजा में ही है। उन्हें मृत माना जा रहा है। हाँ, और ये पहलू ये दिखाता है कि इस संघर्ष की मानवीय कीमत कितनी भारी रही है। ये एक दुखद याद दिलाता है। समझौते का एक और हिस्सा भी है जी। इसके तहत इजराइल ने भी कैदी रिहा की हैं। सभी 250 फिलिस्तीनी कैदी जिन्हें बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा गया था, और साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद बंदी बनाए गए 1700 से ज्यादा गाजा के लोग भी रिहा हुए हैं। हाँ, ये अदला बदली का पैमाना देखें तो ये बहुत बड़ा है। 20 बंदूकों के बदले करीब 2000 फिलिस्तीनी। ये दिखाता है कि दोनों तरफ दांव पर क्या लगा था और मतलब समझौते तक पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, ये सब उसी 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं का नतीजा है जिनका असर अब तक दिख रहा है। सही बात है। इस पर भारत की प्रतिक्रिया भी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसका स्वागत किया, बंधकों की वापसी पर। अच्छा। उन्होंने इसे परिवारों के साहस, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का नतीजा बताया। और ये भी कहा कि भारत राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयासों का समर्थन करता है। ये दिलचस्प है। भारत का खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों का समर्थन करना ये दिखाता है कि भारत मध्य पूर्व में शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें चल रही हैं, उसमें अपनी भूमिका देख रहा है, उसमें रुचि ले रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसे एक बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया है। उन्होंने इजरायली संसद कनेसेट में भाषण दिया। हाँ, सुना मैंने। और इसे नए मध्य पूर्व का उदय कहा। नए मध्य पूर्व का उदय, ये एक बहुत बड़ा बयान है। देखना होगा कि इसका मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ बंधकों की रिहाई तक है या क्षेत्र में कोई और गहरे बदलाव आने वाले हैं? जवाब में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को इजरायल का सबसे महान सहयोगी बताया। जी, ये बयानबाजी काफी मायने रखती है इस माहौल में। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे मिस्र, शर्म अल शेख में। हाँ, गाजा शांति शिखर सम्मेलन के लिए। जी। वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ मिलकर इसकी सह अध्यक्षता कर रहे हैं और इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है, जैसा आपने कहा। क्या? राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि शांति समझौते के दूसरे चरण की बातचीत शुरू हो गई है। हाँ। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस समिट में नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये बात ध्यान खींचती है। मतलब एक तरफ शांति प्रक्रिया के अगले दौर की बात हो रही है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक अहम खिलाड़ी उस मीटिंग में है ही नहीं जहां ये सब डिस्कस होना है। इसके क्या मायने निकाले? कई सवाल उठते हैं। क्या दूसरे चरण के मुद्दे इतने पेचीदा हैं कि नेतन्याहू अभी उन पर सार्वजनिक मंच पर बात नहीं करना चाहते, या फिर क्या अमेरिका और इजरायल के बीच अगले कदमों को लेकर कोई मतभेद है, या ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी है? हाँ, या ये सिर्फ एक रणनीतिक कदम है। देखना होगा कि इस समिट का नतीजा क्या निकलता है और नेतन्याहू की गैर मौजूदगी का इस पर क्या असर पड़ता है। ये स्थिति की जटिलता को ही दिखाता है। चलिए मध्य पूर्व के इस उलझन से आगे बढ़ते हैं। भारत की अपनी डिप्लोमेटिक गतिविधियों पर आते हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति उकना खुरेलसुक दिल्ली में हैं, 4 दिन की यात्रा पर। हाँ, मंगोलिया भारत के लिए एक अहम पार्टनर है, जिसे भारत अक्सर अपना आध्यात्मिक पड़ोसी भी कहता है। आध्यात्मिक पड़ोसी? जी, क्योंकि दोनों देशों के बीच साझा बौद्ध विरासत है, लोकतंत्र है और रणनीतिक हित भी हैं।
1955 से डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं और पिछले 7 दशकों में ये काफी मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति खुरेलसुख का स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कल उनकी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात होनी है। कई समझौतों पर भी दस्तखत होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तो उनसे मिल भी चुके हैं। हाँ, और डॉक्टर जयशंकर ने मुलाकात के बाद कहा भी कि आध्यात्मिक पड़ोसियों और ग्लोबल साउथ सदस्यों के रूप में रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। मतलब ये सिर्फ सांस्कृतिक बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें रक्षा, ऊर्जा, खनन, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई प्रैक्टिकल एरियाज में सहयोग बढ़ाने की बात है। और देखिए, मंगोलिया की लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, चीन और रूस के बीच। ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिक लिहाज से भी अहम है। ठीक है। उधर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भी नई दिल्ली में थीं। हाँ, उनकी भी यात्रा हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और बातचीत का जो मुख्य बिंदु बताया गया वो था भारत कनाडा द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति देना। नई गति, ये शब्द अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब रिश्तों में कुछ ठहराव सा आ गया हो या शायद थोड़ी खटास रही हो। हाँ, और अब उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही हो। पिछले कुछ समय में भारत कनाडा रिश्तों में तनाव की खबरें थी, शायद ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। उनके वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी बैठक हुई। उसमें ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा में सहयोग पर बात हुई। देखिए, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी पर फोकस ये भविष्य की पार्टनरशिप की दिशा दिखाता है। दोनों ही क्षेत्र आज के दौर में बहुत जरूरी हैं। तो क्या उम्मीद करें? देखना यह होगा कि ये नई गति जमीर पर कैसे उतरती है, किन ठोस कदमों में बदलती है। क्या पुराने मुद्दे सुलझेंगे या उन्हें साइड में रखकर नए एरियाज पर फोकस किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। डिप्लोमेसी की बात चल रही है तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भी जिक्र जरूरी है। वो दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों से मिले। हाँ, और उन्होंने एक अहम मांग रखी है। क्या मांग? उन्होंने कहा कि भारत को चाबहार बंदरगाह पर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं उन्हें हटवाने के लिए अमेरिका से बात करनी चाहिए। चाबहार बंदरगाह ये तो ईरान में है ना? जी, ईरान में है, लेकिन भारत ने इसे डेवलप करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक रास्ता देता है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने व्यापार बढ़ाने, खासकर मेडिकल टूरिज्म और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भारत से ज्यादा वीजा जारी करने की भी बात की। मतलब तालिबान प्रशासन भारत के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता है? ऐसा लगता है। आर्थिक और मानवीय रिश्ते तो वो रखना चाहते हैं, लेकिन चाबहार वाली मांग ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ चाबहार के स्ट्रेटेजिक महत्व को दिखाती है, बल्कि ये भी कि अफगानिस्तान भारत को एक ऐसे देश के तौर पर देखता है जो अमेरिका के साथ इन मुद्दों पर बात कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। डिप्लोमेसी से अब आते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। इस साल इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को मिला है, जोएल मोखेर, फिलिप एजियन और पीटर हॉविट। और उन्हें ये पुरस्कार मिला है नवाचार संचालित आर्थिक विकास, यानी इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने वाले उनके काम के लिए। अच्छा। आज की दुनिया में आर्थिक तरक्की कैसे होती है, इस सवाल का जवाब काफी हद तक इनोवेशन में छिपा है, और इन तीनों ने इसी प्रोसेस को समझने में हमारी मदद की है। थोड़ा और बताइए इनके काम के बारे में, जैसे जोएल मोखेर। जरूर। जोएल मोखेर ये नीदरलैंड में जन्मे अमरीकी इजरायली इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। उन्होंने इस बात पर काम किया कि टेक्निकल प्रोग्रेस के जरिए लगातार ग्रोथ के लिए क्या शर्तें जरूरी हैं। मतलब समाज कैसे ठहराव से निकलकर लगातार आर्थिक तरक्की के रास्ते पर बढ़ता है, इसकी ऐतिहासिक वजहें क्या हैं। और बाकी दो, फिलिप एजियन और पीटर हॉविट। फिलिप एजियन जो फ्रांस के हैं और पीटर हॉविट जो कनाडा के हैं, इन्होंने मिलकर रचनात्मक विनाश यानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये क्या होता है? यह आइडिया मूल रूप से तो जोसेफ शुम्पीटर का था, लेकिन एजियन और हॉविट ने इसे एक प्रॉपर मैथमेटिकल मॉडल दिया। उनका 1992 का एक बहुत मशहूर पेपर है जो दिखाता है कि कैसे नई खोजें या आविष्कार वो पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि पुरानी कंपनियों की भी जगह ले लेते हैं। अच्छा। ये प्रक्रिया विनाशकारी लग सकती है क्योंकि इसमें पुरानी चीजें खत्म होती हैं। हाँ, जैसे किसी की नौकरी चली गई पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल, लेकिन यही चीज है जो अंततः लंबे समय में आर्थिक विकास लाती है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? सोचिए कैसे स्मार्टफोन ने पुराने फीचर फोन या लैंडलाइन को काफी हद तक बदल दिया, या कैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ने डीवीडी या केबल टीवी को चुनौती दी। ये सब रचनात्मक विनाश के उदाहरण हैं। एजियन और हॉविट का मॉडल यही दिखाता है कि ये प्रक्रिया इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। मतलब कुछ नया बनाने के लिए पुराने का हटना जरूरी है। बिल्कुल। नोबेल समिति का भी यही कहना है कि इन तीनों के काम ने हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जड़ों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है।
और इसका असर फिर पॉलिसी मेकिंग पर भी पड़ता है। इनोवेशन की बात हो रही है तो भारत के इकोनॉमिक फ्रंट पे भी कुछ खबर है। रिटेल महंगाई दर मतलब खुदरा महंगाई जी वो सितंबर में घटकर 1.54% पर आ गई है। जी 1.54%, ये वाकई काफी कम है। अगस्त में ये 2.07% थी। इसे 8 साल का निचला स्तर बताया जा रहा है। जी, आंकड़ों के मुताबिक जून 2017 के बाद ये सबसे कम सालाना महंगाई दर है। इसकी एक बड़ी वजह बेस इफेक्ट यानी आधार प्रभाव बताया जा रहा है। ये आधार प्रभाव क्या होता है, समझाएंगे थोड़ा? आसान शब्दों में कहूं तो महंगाई दर हम पिछले साल के उसी महीने से तुलना करके निकालते हैं। अब मान लीजिए पिछले साल सितंबर में कीमतें बहुत ज्यादा थीं, तो इस साल सितंबर में अगर कीमतें थोड़ी कम होती हैं या उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, तो पिछले साल के ऊंचे बेस के मुकाबले इस साल की दर बहुत कम दिखेगी। इसी को बेस इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, तो सिर्फ बेस इफेक्ट है या कीमतें वाकई कम हुई हैं? नहीं, आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि सब्जियों, तेल, फलों, दालों और अनाज की कीमतों में भी गिरावट आई है, तो दोनों चीजों का असर है। तो ये आम लोगों के लिए तो अच्छी खबर हुई, खासकर त्योहारों का मौसम है। निश्चित रूप से महंगाई कम होने से लोगों की खरीदने की शक्ति थोड़ी बढ़ती है। ये कंजम्पशन और इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि ये कमी टिकाऊ है या नहीं। क्या ये सिर्फ बेस इफेक्ट की वजह से ज्यादा दिख रही है या वाकई कीमतों में नरमी बनी रहेगी? इकोनॉमी से जुड़ी एक और खबर जीएसटी से है। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी। अब महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि इसका असर दिख रहा है। हाँ, रिपोर्टें बता रही हैं कि जीएसटी दरों में जो कमी की गई थी उससे कुछ चीजें सस्ती हुई हैं और छोटे उत्पादकों को फायदा हुआ है। जैसे कि क्या उदाहरण है? जैसे प्रोसेस्ड चीनी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया था। अनुमान है कि इससे 50 लाख से ज्यादा गन्ना किसानों को फायदा होगा। क्या? हाँ बिल्कुल। कोल्हापुरी चप्पल और चमड़े के दूसरे सामान अगर उनकी कीमत 2500 रुपए प्रति जोड़ी तक है तो उन पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। ये तो अच्छी बात है। और एक खास बात यह है कि वर्ली पेंटिंग और पैठणी साड़ियों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये येवला और पैठण की मशहूर साड़ियां हैं। ये तो दिलचस्प है कि टैक्स सुधारों को पारंपरिक कलाओं से जोड़ा गया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आर्थिक नीतियां सिर्फ बिक्री बढ़ाने या रोजगार बचाने तक सीमित नहीं है। उनका इस्तेमाल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और कारीगरों की आजीविका को सहारा देने के लिए भी हो सकता है। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे आर्थिक फैसलों के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था और कूटनीति के बाद अब थोड़ा देश के अंदरूनी मामलों पर नजर डालते हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरों पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। हाँ, वो गुजरात में बन रहे बिलीमोरा स्टेशन गए थे और उन्होंने फिर दोहराया कि प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा बिलीमोरा से सूरत तक वो 2027 में चालू हो जाएगा। ये भारत का बहुत एम्बिशियस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, सबकी नजरें हैं इस पर। उधर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन में दुनिया को लीड करने को तैयार है। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट गोल्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बयान है। बायोफ्यूल पर जोर देना मतलब फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना। ये एक बड़ा कदम हो सकता है। उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज के बारे में भी कुछ कहा। हाँ, उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि देश में ईवी इंडस्ट्री जो 2014 में करीब 14 लाख करोड़ रुपए की थी, वो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। अरे वाह, काफी तेजी से ग्रोथ हुई है। जी, ये दिखाता है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये एक तरह से उसी रचनात्मक विनाश की तरफ इशारा करता है जिसकी बात हम नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कर रहे थे। नई तकनीक ईवी पुरानी तकनीक पेट्रोल डीजल गाड़ियों की जगह ले रही है। और हवाई यात्रा के लिए भी एक नई पहल शुरू हुई है, फेयर से फुर्सत। हाँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजरापो ने इसका उद्घाटन किया। ये सरकारी एयरलाइन अलायंस एयर की स्कीम है। क्या मकसद है इसका? मकसद है कि हवाई किराए में जो अचानक बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, उस टेंशन से यात्रियों को राहत मिले। अब देखना होगा कि स्कीम कितनी कामयाब होती है, क्योंकि हवाई किराए का ऊपर नीचे होना यात्रियों के लिए वाकई एक बड़ी चिंता रहती है। तो ये तीनों खबरें, बुलेट ट्रेन, बायोफ्यूल, ईवी और स्थिर हवाई किराया, ये दिखाती हैं कि सरकार का फोकस ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न बनाने और उसे ज्यादा सस्टेनेबल, ज्यादा टिकाऊ बनाने पर है। बिल्कुल, और इन सभी पहलुओं का असर इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। रोजगार पैदा होंगे, व्यापार आसान होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। इनका सफल होना भारत के विकास के लिए जरूरी है। अब कुछ और घरेलू खबरों पर आते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के गैंगरेप मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। उन्हें 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पहले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, वो 10 दिन की हिरासत में हैं। ये मामला काफी संवेदनशील है और हाँ, इस पर सबकी नजरें हैं। जरूरी है कि न्याय प्रक्रिया तेजी से और निष्पक्ष रूप से आगे बढ़े।
उधर बिहार में चुनावी माहौल गर्मा रहा है। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। बिहार में चुनाव हमेशा ही दिलचस्प होते हैं। इस बार भी जो दोनों मुख्य गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन, दोनों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की खबरें आ रही हैं। अच्छा, जैसे? एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा वो सीटों के बंटवारे से नाखुश बताई जा रही है। और महागठबंधन में क्या हाल है? वहां भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों पर बातचीत अभी फाइनल नहीं हुई है। गठबंधन की राजनीति में ये आम बात है, लेकिन इससे अनिश्चितता बनी रहती है। और इस बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, हाँ, उन्होंने भी 65 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है? ऐसा लग तो रहा है। जन स्वराज जैसी नई पार्टी का आना समीकरणों को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि जो स्थापित गठबंधन है, उनके सामने ये नई ताकत क्या चुनौती पेश करती है और वोटर इसे कैसे लेते हैं। भारत से अब पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। वहां लाहौर और मुरीद में हिंसक झड़पें हुई हैं। हाँ, खबरें हैं कि इस्लामी समूह है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी, उसके समर्थक इजराइल विरोधी मार्च निकाल रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये लोग? वो इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़पें हुई। स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। बिल्कुल। इन झड़पों में कई प्रदर्शनकारियों और एक पुलिस अधिकारी की मौत की भी खबर है। टीएलपी के जो प्रमुख हैं, साद रिजवी, उनके भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। ये तो बहुत चिंताजनक है। हाँ, ये घटना पाकिस्तान में जो अंदरूनी अस्थिरता है और जो धार्मिक राजनीतिक समूहों से निपटने की चुनौतियां हैं, उनको उजागर करती है और इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर भी बढ़ सकता है। और आखिर में चलते चलते खेल की दुनिया से, दिल्ली में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और भारत जीत के काफी करीब पहुंच गया है। 121 रन का टारगेट था। चौथे दिन खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट पर 63 रन बना लिए थे। मतलब अब सिर्फ 58 रन चाहिए। हाँ, सिर्फ 58 रन। केएल राहुल और साई सुदर्शन क्रीज पर हैं, तो उम्मीद यही है कि भारत ये मैच आसानी से जीत लेगा। मतलब सीरीज में क्लीन स्वीप पक्का लग रहा है 2-0 से। लगता तो यही है। भारत ने वेस्ट इंडीज को पहली पारी में सिर्फ 248 पर आउट करके फॉलो ऑन खेलने को मजबूर किया था। दूसरी पारी में भी वेस्ट इंडीज 390 रन ही बना पाई। तो हाँ, 2-0 से सीरीज जीत की पूरी उम्मीद है। तो आज हमने कई अहम पड़ावों को छुआ। मध्य पूर्व में 2 साल बाद आई राहत की खबर, लेकिन साथ ही अनसुलझे सवाल भी हैं। भारत की मंगोलिया, कनाडा, अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक पहले, हाँ, अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार के जरिए इनोवेशन के महत्व को समझा, तो वहीं महंगाई में कमी और जीएसटी सुधारों की जमीनी हकीकत भी देखी। जी। देश में तेज रफ्तार ट्रेन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की झलक मिली और बिहार चुनाव की राजनीतिक बिसात भी देखी। पाकिस्तान की अशांति और क्रिकेट की खबर भी। हाँ, और इन सब को अगर जोड़कर देखें तो एक बात साफ नजर आती है, वो ये कि दुनिया बदल रही है और भारत भी, चाहे वो ग्लोबल शांति की कोशिशें हों या घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत हो, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना हो या फिर राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना हो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, मध्य पूर्व में शांति के प्रयास का असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। इनोवेशन का असर नौकरियों और विकास पर पड़ेगा। भारत की डिप्लोमेसी का असर व्यापार और सुरक्षा पर दिखेगा। इन सब में संतुलन साधना ही कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है। हमने इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात की, जहां इनोवेशन और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को आर्थिक तरक्की का आधार बताया गया। क्या ये सिद्धांत सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित है, या फिर आज हम जिन सामाजिक, राजनीतिक और कूटनीतिक बदलावों को देख रहे हैं, चाहे वो मध्य पूर्व में हो या भारत कनाडा संबंधों में हो या फिर बिहार में नई राजनीतिक ताकतों का उदय हो, हाँ, क्या उनमें भी एक तरह का रचनात्मक विनाश काम कर रहा है, जहां पुरानी व्यवस्थाएं, पुरानी सोच वो नई हकीकतों के लिए, नई चीजों के लिए जगह बना रही हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।